उस शाम हवेली की फ़ज़ा में एक अजीब सी खिलबिली मची हुई थी। गांव के कच्चे रास्तों पर धूल उड़ती महसूस हो रही थी, क्योंकि आज ताया जी के घर में जश्न का समा था। रोशनियां इतनी ज़्यादा थीं कि दूर दराज के खेतों से भी हवेली किसी चिरागां की तरह दिखाई दे रही थी। वजह बड़ी मोतबर थी। ताया जी का लाडला बेटा असद पूरे 7 साल बाद लंदन से डॉक्टरी की आला डिग्री लेकर वापस लौट रहा था। ताई जी के पांव ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। वो हर आने जाने वाले को फ़ख्र से बताती थी कि उनका बेटा अब डॉक्टर असद बन चुका है, और अंग्रेज़ भी उसके पीछे हाथ बांध कर खड़े होते हैं। गांव के सादा लोग ताई की बातों पर हैरान हो रहे थे, और उनकी खुशी में सब खुश भी थे। हमारे गांव से कोई लड़का पहली बार मुल्क से बाहर पढ़ने गया था, और अब एक कामयाब डॉक्टर बनकर लौट रहा था। मैं इस सारे शोर शराबे से दूर हवेली के पिछले हिस्से में बने एक छोटे से कच्चे कमरे की सीढ़ियों पर बैठा था, जो बरसों से मेरा ठिकाना था। मेरे वाले जो ताऊ जी के छोटे भाई थे, उनके इंतकाल के बाद मेरा इस दुनिया में कोई सहारा ना रहा था। ताऊ जी ने मुझे अपने घर तो रख लिया, लेकिन एक भतीजे के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसे बोझ के तौर पर जिसे वो उतारना चाहते थे। उनने मुझे शहर के बड़े स्कूलों की बजाय गाँव के एक खस्ता हाल सरकारी स्कूल में दाखिल करवा दिया था। उनका ख्याल था कि मैं बस इतना पढ़ लूँ कि उनके बाज़ारों का हिसाब किताब रख सकूँ, और कुछ लोगों के मुंह बंद करने को मुझे स्कूल में डाला, ताकि सब उनकी वाह वाह करें कि वो अपने यतीम भतीजे को पढ़ा रहे हैं। ताई जी अक्सर मेहमानों के सामने कहती, बेचारा अहमद, इसके नसीब में कहाँ बड़े स्कूल, बस ये सरकारी स्कूल में धक्के खा ले, यही इसके लिए बहुत है। हमारा असर तो बना ही बड़े कामों के लिए है। उनकी बातें जहरीले तीर की तरह मेरे दिल में पेवस्त हो जाती, लेकिन मैं खामोश रहता था। मेरा बचपन असद के पुराने कपड़े पहनने, उसके छोड़े हुए खिलौने से खेलने में गुजरा था। जब असद लंदन गया तो पूरे गांव में देगे बाटी गई, लेकिन उसी दिन मुझे ताई जी ने भैंसों की बाड़े की सफाई पर लगा दिया था, ताकि मेरी वजह से असद की रवानगी में कोई नहूसत ना आए। मगर इन सब के बीच मेरे पास मेरा कीमती ख़जाना था। वो थी मेरी किताबें। मैं दिन भर घर के काम काज करता, माल मवेशियों को चारा डालता और ताऊ जी को डांट खाता। लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा छाता, मैं अपने छोटे से कमरे में एक पुरानी लालटेन जलाकर बैठ जाता। ताई जी अक्सर आकर बिजली का बिल बचाने के बहाने लाइट बंद करवा देती। इसलिए मैंने खामोशी से मोमबत्तियां जमा करना शुरू कर दी थी। मैं रात भर जागता, तारीख, फ़लसफ़ा और कानून की किताबें पढ़ता। मेरे पास असद की तरह ट्यूशन नहीं थी, ना ही इंटरनेट की सहूलत थी, लेकिन मेरे अंदर एक आग थी जो मुझे सोने नहीं देती थी। मैंने तहैया कर लिया था कि मैं अपनी तकदीर खुद लिखूंगा, क्योंकि मैं जानता था कि किस्मत सिर्फ तालीम से बदलती है। मैं पढ़ाई में बहुत होशियार था, हमेशा अव्वल आता था, मगर मैंने कभी ताई और ताऊ को इस बात की भनक नहीं लगने दी, क्योंकि मैं जानता था अगर उन्हें भनक भी लगी तो मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि वो कभी भी मेरी तरक्की और वाह वाह होते नहीं देख सकते थे। उनके जहन में बस यही बात थी कि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता हूँ, असद महंगे से महंगे स्कूल कॉलेज में पढ़ता है। उनके नज़दीक तालीम का म्यार बस सरकारी और प्राइवेट तक महदूद था। उन्हें मालूम नहीं था कि सरकारी स्कूलों से पढ़ लिख कर भी लोग आला ओहदों पर पहुँचते हैं। मेरे स्कूल के प्रिंसिपल, जिनका नाम अशफाक अहमद था, वो मुझे बहुत पसंद करते थे। वो हमेशा पढ़ाई में मेरी मदद कर दिया करते। जब मेरा स्कूल मुकम्मल हुआ तो प्रिंसिपल साहब ने मुझे किताबें ला कर दी, और मुझे फॉर्म ला कर दी और कहा कि तुम बहुत काबिल बच्चे हो, तुम प्राइवेट इम्तहानात हो। प्रिंसिपल साहब जानते थे कि मेरे ताऊ जी छोटी सोच के मालिक हैं। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि मैं उनके बेटे से आगे बढ़ूं। लेकिन प्रिंसिपल साहब एक बहुत नेक हमदर्द इंसान थे। यतीमों के लिए उनके दिल में बहुत जगह होती थी। वो सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि स्कूल के तमाम गरीब बच्चों की हौसला अफजाई करते, उन्हें खुद ट्यूशन पढ़ाते थे। वो चाहते थे कि सब पढ़ लिख कर किसी मकाम को पहुँच जाए। मैंने दिन रात मेहनत की। जब जब कमज़ोर पड़ता, प्रिंसिपल साहब मुझे हिम्मत दिलाते थे। मैंने प्राइवेट इम्तहानात देकर कॉलेज पास कर लिया तो प्रिंसिपल साहब मेरे लिए किताबें ले आए, और उन्होंने मुझे मुकाबले के इम्तहान की तैयारी करवानी शुरू कर दी। मुझे नहीं लगता था कि मैं मुकाबले का इम्तहान पास कर पाऊँगा, मगर प्रिंसिपल साहब का मुझ पर बहुत भरोसा था। असल में ताऊ जी से प्रिंसिपल साहब ने कहा था कि मुझे मुलाजिम की ज़रूरत है, 1-2 घंटे के लिए इस लड़के को मेरे पास भेज दिया करो, मेरे काम कर दे। ताऊ जी ये सुनकर बहुत खुश हुए थे। वो तो चाहते ही यही थे कि मैं नौकरों वाली ज़िंदगी जीऊँ, इसीलिए मुझे प्रिंसिपल साहब के पास भेजते थे। लेकिन इस मुख्तसर वक्त में प्रिंसिपल साहब मुझे इम्तहानात की तैयारी करवाते थे। मैं भी पूरी तवज्जो से उनकी एक एक बात ज़हन नशीन कर लिया करता, ताकि थोड़े वक्त में बहुत कुछ सीख लूँ। मैं कभी असद से हसद नहीं करता था। मैं हमेशा उसकी इज़्ज़त करता था। वो मुझसे बड़ा था, लेकिन वो भी अपने बाप की तरह ही था। बात बात पर मुझे जलील करके रख देता, मेरा मजाक उड़ाता था, अपने दोस्तों के सामने मुझ पर तंज करता था। उसके दोस्त भी मुझ पर हंसते थे। मुझे बहुत बुरा महसूस होता, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि ताऊ जी चाहे जैसे भी थे, उनके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था।
असद ताऊ और ताई का इकलौता बेटा था और ताऊ जी की उसमें जान बसती थी। अगर मैं असद को कुछ कह देता तो ताऊ जी मुझे घर से निकाल देते। और आज तो उनके चेहरे की चमक ही अलग थी, क्योंकि उनका बेटा कामयाब होकर वापस लौट रहा था। आज जब असद ने वापस आने का कहा तो ताऊ जी ने उसकी मुकम्मल बात नहीं सुनी, बस जश्न की तैयारी करने लगे कि बेटा डॉक्टर बन के आ रहा है। पार्टी में ताई जी ने मुझे सख्ती से हिदायत की थी कि मैं मेहमानों के सामने ना आऊँ। देखो अहमद, आज मुअज़्ज़िज़ लोग आ रहे हैं, तुम अपनी ये मैली कुचैली हालत लेकर सामने मत आना, कहीं असद की बेइज्जती ना हो जाए। मैंने खामोशी से सर झुकाया और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। बाहर से बुलंद होती कहकों की आवाज़ें मुझे बता रही थी कि जश्न शुरू हो चुका है। ताई जी स्टेज पर बैठी हर एक को असद के वो ख़त दिखा रही थी जो उसने लंदन से भेजे थे, या जो शायद ताई जी ने खुद बनवाए थे। वक्त गुजरता गया, रात गहरी होती गई, लेकिन असद की गाड़ी का अभी तक कोई पता नहीं था। मेहमान बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। ताऊ जी बार बार अपनी घड़ी देख रहे थे और ताई जी का चेहरा परेशानी और फ़ख्र के मिले जुले जज्बात से सुर्ख हो रहा था। अचानक गांव के बड़े गेट पर हार्न की आवाज़ें सुनाई दी और एक काली चमकती हुई गाड़ी जिसके आगे सरकारी झंडा लहराया हुआ था हवेली के अहाते में दाखिल हुई। सबकी सांसें रुकी। ताई जी तो दीवाना वार गेट की तरफ भागी। मेरा बेटा आ गया, मेरा डॉक्टर बेटा आ गया। गाड़ी के रुकते ही एक सन्नाटा छा गया। सबकी नज़रें उसके दरवाजे पर जमी हुई थी। ताई जी ने हाथ में पकड़ा हुआ फूलों का हार दुरुस्त किया और इस्तकबाल के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी हो गई। ड्राइवर ने बाहर निकलकर रुक भी दरवाज़ा खोला और जैसे ही मैं बाहर निकला ताई जी के पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मैं वो अहमद नहीं था जिसे ताई जी ने असद की बेइज्जती होने के डर से बाहर भेज दिया था, बल्कि वो अहमद था जिसके कंधों पर इस वक्त एक आला सरकारी अहदे का वक़ार था। हकीकत ये थी कि मैंने छुप कर सीएसएस का इम्तहान दिया था और अल्लाह ताला के फजल करम से मैंने पूरे सूबे में पहली पोजीशन हासिल की थी। मेरी तैनाती का ऑर्डर उसी दिन आया था और इत्तफाक से मेरी पहली पोस्टिंग इसी ज़िला में बतौर असिस्टेंट कमिश्नर हुई थी। मैंने सोचा था कि मैं अपनी कामयाबी का ऐलान खामोशी से करूंगा, लेकिन प्रोटोकॉल की मजबूरी और हालात ने मुझे उस वक्त वहाँ ला खड़ा किया जहाँ ताई जी अपनी झूठी अना की नुमाइश करी थी। ताई जी का हाथ हवा में मौलिक रह गया। अहमद, तुम, ये गाड़ी, ये पुलिस वाले, उस सवाल पर सवाल पूछ रही थी। उनकी आवाज़ कांप रही थी। ताऊ जी जो पीछे खड़े थे उनकी आंखें हैरत से फैल गईं। मैंने खामोशी से आगे बढ़कर झुककर ताऊ जी को सलाम किया, लेकिन उन्होंने पीछे हटकर मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। मैंने बहुत ही धीमे लहजे में कहा, ताऊ जी, आपका वो भतीजा आ गया है जिसने सरकारी स्कूल के टाट पर बैठ कर ख्वाब देखे थे। आज मैं इस जिले का चार्ज संभालने आया हूँ। मेरे अपने सगे रिश्तों को सांप सूंघ गया था, मगर जो इंसान उस वक्त सबसे ज़्यादा खुश और मुतमईन थे वो मेरे प्रिंसिपल साहब थे। उन्होंने ही मुझे ये खुशखबरी सुनाई थी। मैं उनके पास गया, उनसे दुआएं ली, क्योंकि मेरी कामयाबी में उन्हीं का हाथ था। उसी लम्हे एक और पुरानी सी टैक्सी हवेली के बाहर रुकी और उसमें से असद उतरा। उसका हुलिया बिखरा हुआ था, आंखों के नीचे स्याह हल्के थे और हाथ में कोई डिग्री नहीं बल्कि सिर्फ एक छोटा सा बैग था। वो लंदन में अपनी अयाशियों की वजह से फेल हो चुका था, उसे वहाँ से निकाल दिया गया था। वो खामोशी से एक चोर की तरह घर में दाखिल होना चाहता था, लेकिन जब उसने सामने मुझे एक बड़े अफीसर के रूप में देखा तो उसकी हिम्मत जवाब दे गई। वो वहीं रुक गया। उसकी नज़रें मुझसे मिलने के काबिल नहीं थीं। ताई जी के वो किस्से, वो फ़ख्र और वो गुरूर लम्हों में राख हो गया। वो लोग जो अभी तक असद की झूठी कामयाबी के कसीदे पढ़े थे अब मेरी तरफ लपकने लगे। माशाल्लाह अहमद बेटा, हमें तो पता था तुम एक दिन नाम रोशन करोगे। ये वही लोग थे जो कल तक मुझे पहचानते भी नहीं थे। मैंने मुस्कुरा कर सबको देखा, लेकिन मेरा दिल अफसरदा था। मुझे वो रातें याद आईं जब मैं भूख की शिद्दत में भी किताबों से दिल लगाए रखता था ताकि एक दिन किसी काबिल बन जाऊं। मैंने असद की तरफ कदम बढ़ाए। वो डरा हुआ था कि शायद मैं अब उससे बदला लूँगा। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, असद, इल्म किसी की मिरास नहीं होता और ना ही ये पैसों से ख़रीदा जा सकता है। काश तुमने इन पैसों की कदर की होती जो ताऊ जी ने तुम्हारी तालीम पर लगाए। असद की आंखों से आंसू जारी हो गए। ताई जी ने जो थोड़ी देर पहले आसमान से बातें करी थी अब ज़मीन पर बैठी ज़ारों कतार हो रही थी। लेकिन ये दुख के आंसू नहीं थे, ये शर्मिंदगी का बोझ था। उनके सपने टूट चुके थे जो उन्होंने 7 साल से देखे थे। ताऊ जी मेहमानों के सामने शर्मिंदा खड़े थे। तब असद ने कहा, आपने मेरी पूरी बात सुनी ही नहीं कि मैं क्यों वापस आ रहा हूँ। आपको बस जश्न की जल्दी थी, अब मनाए जश्न। असद का अंदाज हकारत वाला था। ऐसा लग नहीं रहा था कि वो अपने वालदैन से बात करे या बाहर से पढ़ लिख कर आया है। खैर, जैसा बीज ताई और ताऊ जी ने बोया था अब वैसा ही फसल उन्हें काटना था। मैंने उसी रात फैसला किया कि मैं हवेली में नहीं रहूँगा। मेरा अपना मकाम अब मेरी मेहनत से तय होना था। मैंने सरकारी रेस्ट हाउस जाने का हुक्म दिया, लेकिन जाते जाते ताऊ जी से कहा, मैंने आपका नमक खाया है, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन याद रखिएगा, इंसान की पहचान उसके कपड़ों या उसके स्कूल से नहीं बल्कि उसकी नीयत और उसके जुनून से होती है।
हवेली की वो रोशनियाँ जो असद के लिए जलाई गई थी अब मद्धम पड़ चुकी थीं, लेकिन गांव के लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद जाग उठी थी। उन्हें समझ आ गया था कि अगर एक यतीम बच्चा सरकारी स्कूल से पढ़कर इस मुकाम तक पहुंच सकता है तो उनके बच्चे भी ये ख्वाब देख सकते हैं। मैं जब अपनी गाड़ी में बैठकर रवाना हुआ तो पीछे मुड़कर इस छोटे से कमरे को देखा जहाँ से मेरी जीत का सफ़र शुरू हुआ था। वो कमरा अब भी अंधेरे में था, लेकिन वहाँ से निकला हुआ एक चिराग अब पूरे ज़िला को रोशन करने जा रहा था। कहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी कामयाबी शोर करे, और आज वैसा ही हुआ था। मैं अपने रब का बहुत शुक्रगुजार था जिसने मेरी लाज रख ली थी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।